नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। 1 महीने से भी ज़्यादा से जो औरंगज़ेब के नाम पर नफ़रत फैलाई जा रही थी, जो सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जा रहा था, आखिरकार उसमें वो लोग कामयाब हो गए हैं, जो वो करना चाहते थे। नागपुर की घटना आप सबके सामने है कि किस तरह से वो एक शख्स जो 318 साल पहले कब्र में दफ़न हो गया, उसको लेकर किस तरह की सियासत की जा रही है और किस तरह से उसके नाम पर 2 समुदायों को आपस में लड़ाया जा रहा है और राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, ताकि उस हर ज़रूरी मुद्दे से आपको भटकाया जा सके, जो आपसे और हमसे और हमारी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, ताकि आप वो वाजिब सवाल सरकार से ना पूछें, जिसका जवाब देना उसके लिए नामुमकिन हो जाए या जिस पर वो पूरी तरीके से घिर जाए। आपकी रोज़ी-रोटी, रोज़गार का मसला, महँगाई का मसला, बेरोज़गारी का मसला, युवाओं से जुड़ा मसला, किसानों से जुड़ा मसला, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मसला, शेयर बाजार से जुड़ा मसला, चीन से जुड़ा मसला, अमेरिका जिस तरह से लगातार टैरिफ लगाने की जो बात कर रहा है, 2 अप्रैल से जो लागू हो जाएगा और जो आंखें दिखा रहा है, वो तमाम मसले जिस पर विपक्ष सरकार को घेरना चाहता है और चाहता है कि नरेंद्र मोदी संसद में आकर इन तमाम मामलों पर जवाब दें। उन तमाम चीजों से कैसे आपको भटकाया जाए, कैसे किसान जिस तरह से लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके सामने ना आ जाएँ। लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में जिस तरह से चरमराया हुआ है, वो आपके सामने ना आ जाए। जो अंदरूनी कलह है, जो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में चल रही है, उसको कैसे छिपाया जाए, वो आपके सामने ना आ जाए। बीएमसी के चुनाव आने जा रहे हैं, उनका कभी भी ऐलान हो सकता है, उसमें कैसे कामयाबी हासिल हो। तो आपको एक ऐसे शख्स के लिए जो 318 साल पहले कब्र में दफन हो गया, उसके नाम पर नफरत फैलाकर आपके वोट बटोरने और आपको उन तमाम जरूरी मुद्दों से भटकाने की सियासत भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कहीं ना कहीं वो इस तरह की राजनीति करने में कामयाब हो रही है। वो मीडिया जो गुलाम मीडिया है, जिसको गिद्ध मीडिया कहा जाना जरूरी है, जो पिछले 1.5 महीने से 1 महीने से अगर कोई एक टॉपिक है जिस पर दिन रात जहर उगल रहा है, जिस पर अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर विश्लेषकों के नाम पर जहर उगलने वाले लोगों को बुलाकर इस तरह की बहस और बयानबाजी करा रहा है, ताकि आप इन्हीं में उलझ कर रह जाएं। कुछ बयान है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। नितेश राणे, वो तो आपको पता ही होगा, मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में और अपने बहुत ही जहरीले बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार तो अपना काम करेगी ही, लेकिन आप अपना काम करिए। बाबरी मस्जिद का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उस वक्त जो ढांचा जो है वो ढाया गया था, तब कार सेवकों ने वो किया जो उन्हें करना था। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने उकसाया लोगों को कि जाइए अपना काम करिए, जैसे बाबरी मस्जिद के दौरान किया गया था। टी राजा, आपको पता ही है कि वो किस तरह के बयानों के लिए जाने जाता है। उन्होंने कहा कि कब टूटेगी कब्र और कब बनेगा आखिर हिंदू राष्ट्र, कब तक इंतजार करना होगा। और इसके अलावा आप सुनिए, देवेंद्र फडणवीस जो कि मुख्यमंत्री हैं, नागपुर उनका गृह क्षेत्र है और गृह मंत्री भी हैं, जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की तमाम जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा था कि कब्र को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि ये एएसआई के संरक्षण में आती है, इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि कानूनी तौर पर इस पे क्या करना है। ये तमाम बयान लगातार दिए जा रहे थे। अबू आसिम आजमी का आपको बयान होगा कि उन्होंने औरंगजेब की तारीफ में बयान दिया था, तो उनको लेकर किस तरह की सियासत की गई थी। तो सियासत किस बात की हो रही है? सियासत हो रही है कि औरंगजेब की कब्र को किस तरह से हटाया जाए, और उसको लेकर भड़काऊ भाषण दिए गए, उसको लेकर उकसाया गया, भ्रम फैलाया गया, अफवाहें फैलाई गई, जिसका नतीजा हमने देखा कि नागपुर जैसे पीसफुल शहर में दंगे हुए, किस तरह से आगजनी हुई, पुलिस पर भी हमला किया गया और उसके बाद कर्फ्यू लगाया गया, और जो कुछ हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं, जो यहां मैं आपको दिखा भी नहीं सकती हूं। अब भी इसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। फॉर्मेलिटी के लिए एक तरह से
एकनाथ शिंदे ये जरूर कह रहे हैं कि शांति स्थापित की जाए, लेकिन अभी भी वो अपने भड़काऊ भाषण देना बंद नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी औरंगजेब को लेकर जहर उगल रहे हैं, वो तमाम बातें कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए। कब्र को लेकर भी वो अभी भी उसी तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, जो फिलहाल जिस तरह का माहौल है उसमें उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनका सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि कैसे नागपुर में और पूरे महाराष्ट्र में शांति स्थापित की जाए। सवाल ये उठता है कि लगातार जिस तरह से चाहे वीएचपी हो, बजरंग दल हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, क्या होम मिनिस्ट्री को पता नहीं चला कि इस तरह की आग जो है वो धधक रही है? और अगर नहीं पता चला तो उसकी इस नाकामी के लिए कौन जिम्मेदार है? मान लीजिए अगर औरंगजेब की कब्र को वहां से हटा दिया जाता है तो इससे क्या होगा? इससे आपके और हमारे तमाम मसले क्या हल हो जाएंगे? इससे बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं की बढ़ती समस्या, ये तमाम चीजें क्या खत्म हो जाएंगी? क्या किसान आत्महत्या करना बंद कर देंगे? क्या 2 करोड़ नौकरियां आपको मिल जाएंगी? क्या 15 लाख आपके खाते में पहुंच जाएंगे? क्या किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? ये वो तमाम वाजिब सवाल हैं जो अभी भी मुंह बाहे खड़े हैं। और देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं हमारे। पहले वो 3 घंटे 17 मिनट का एक पॉडकास्ट देते हैं, वो भी अमेरिकी पॉडकास्टर को, जहां वो बड़ी बड़ी बातें अपने बारे में करते हैं। मन की बात जो कि स्टेज एक पॉडकास्ट था वो उन्होंने दिया, पूरे 3 घंटे से भी ज्यादा में उन्होंने मन की बात की। विपक्ष मांग कर रहा है कि पार्लियामेंट में आकर वो जवाब दें। वो आए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। उन्हें कुंभ पर अपनी वाहवाही लूटी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वाहवाही उन्होंने अपनी की, तालियां बजवाई और उसके बाद वो चले गए। और उसके बाद जो उनके तमाम जो सांसद हैं वो पार्लियामेंट के बाहर आकर कह रहे हैं कि ऐतिहासिक भाषण था। उस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े किए हैं कि कैसे जब सवाल उठाए जा रहे थे तो उनका जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया और वो अपनी बात कहकर चलते बने, जैसा वो हमेशा करते हैं। जैसे 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं कि विपक्ष के चंद सवालों के जवाब भी वो नहीं दे सकते हैं। मैं सुनवाऊंगी आपको पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने क्या कहा है, और फिर मैं आपको सुनवाना चाहूंगी महाराष्ट्र के नेता आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है। सुनिए आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पहले। तो 2-3 चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। तो आपने सुन लिया राहुल गांधी को कि कुंभ पे हम सवाल पूछना चाहते थे, श्रद्धांजलि उन्होंने नहीं दी। ये हमारे भी आस्था का विषय है, लेकिन बेरोजगार युवाओं के सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? सुनिए प्रियंका गांधी को भी आप। सकारात्मक बात ही कर रहे थे कुंभ के विषय में, तो उनको कहने देना चाहिए। लेकिन स्पीकर ने 352 रूल का नागपुर हिंसा को लेकर नागपुर को कुछ बोलेंगी? मैम नागपुर में जिस तरह से हो रहा है जो है दंगा हो गया नागपुर में। मैम विपक्ष को भी अपनी बात रखने देने का मौका दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल देने जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी भावनाएं हैं इसके प्रति और उनको प्रकट करने में कोई उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से उनको 2 मिनट के लिए बोलने देना चाहिए। वहीं सोनिया गांधी ने भी मनरेगा का सवाल जो है वो उठाया और कई तरह के सवाल जो हैं उन्होंने पूछे। लेकिन मैं आपको सुनवाना चाहूंगी आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है। बहुत वाजिब सवाल उन्होंने पूछे हैं और उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को भी मणिपुर बना देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए आप उनको। आप मेरी रिएक्शन पूछ रहे हैं नागपुर की घटना पे, लेकिन मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी।
जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है वो, गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते हैं। पिछले 3 महीनों का जो आकलन है आदित्य जी, पिछले 3 महीनों में अलग अलग मुद्दे उठाए गए, आपको लगता है नागपुर में जो घटना हुई है वो उसका एक आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि वियतनाम जो देश है काफी छोटा है, हमसे भी पॉपुलेशन में छोटा है, साइज से छोटा है, लेकिन 3 गुना ज्यादा उनकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमारे देश से है। हम हमारा देश शक्तिशाली समझते हैं, लेकिन आज जो भाजपा करना चाहती है इसी शक्ति को तोड़ना चाहती है। हमें धर्म में बांटना चाहती है, हमें जिलों में बांटना चाहती है, हमें जाति में बांटना चाहती है, ताकि अपनी ताकत जो है हम दुनिया को ना दिखा पाए। और खुद की जो सरकार चलाते हैं, एक तो फेलियर है। पिछले 3 महीनों में 4 महीनों में जब से नई सरकार बनी है तब से आप देख रहे हो अनगिनत रेप हो रहे, अनगिनत अत्याचार हो रहे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र की सरकार जो शासन चला रही है, शायद आपको पता है नहीं पता है, आप ही के माध्यम से मैं जानता हूं कि सेंसेक्स गिरते जा रहा है, निफ्टी पिछले 28 सालों में सबसे ज्यादा गिरा है तो अभी गिरा है। और ये सारी खबरों को छुपाने के लिए कबर की बात हो रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड ये दंगा था, आप इस तरह के साथ स्टेट इंटरवीन नहीं कर रहा है, इतना मैं जानता हूं। और स्टेट को कोई एलिमेंट है स्टेट में जो ये दंगे पसंद करते हैं, लेकिन इसमें मरता है वो आम आदमी मरता है। तकलीफ आम आदमी को होती है, नागरिकों को होती है। अगर आप देखें तो सारे के सारे भाजपा के मंत्री लीजिए या नेतागण लीजिए, उनके बच्चे जो है सारे परदेश में पढ़ रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं। क्यों ना हमारे युवा वैसे कर सकते हैं? उनको तो यही फंसाया जा रहा है कि आज आप आंदोलन करो, आज इसके सामने नाचो, आज उस पर पत्थर फेंको, लेकिन कोई भी बात शिक्षण की नहीं कर रहे। तो बहुत वाजिब सवाल यहाँ पर उन्होंने पूछे हैं कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं, क्या उनके नेताओं के बच्चों को आप देखेंगे सब कुछ करते हुए जो फिलहाल आम लोगों को भड़काकर करवाया जा रहा है। और इसमें आम लोगों से भी ज्यादा आप ये देखें वीएचपी और बजरंग दल के वो कार्यकर्ता हैं जो इसमें शामिल हुए, और आपको पता है कि वो उनको कौन पाल पोस रहा है और कब किससे उनकी संलिप्तता है, किसके साथ वो जुड़े हुए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ किया गया वो जाहिर सी बात है सुनियोजित तरीके से वो किया गया, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अचानक से कुछ भड़का है। क्योंकि लगातार 1 महीने से मीडिया के सहारे, बयानों के सहारे महाराष्ट्र में इस पूरी सियासत को, देश में इसको भड़काया जा रहा था, और आखिरकार नागपुर में वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों की शायद यही ख्वाहिश थी और अब शायद उनके दिल को सुकून मिला होगा। ये भी मैं सोच रही हूँ कि अभी भी मिल गया है या फिर और उनको कुछ करना बाकी है। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ फिलहाल 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम जी हैं, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसान नेता हैं। डॉक्टर सुनीलम जी, आपका स्वागत कार्यक्रम में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राकेश अचल जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और मेरे साथ नागपुर से अब से कुछ ही देर में विवेक देशपांडे जी भी जुड़ेंगे, सीनियर जर्नलिस्ट, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत डॉक्टर सुनीलम आपसे मैं करना चाहूंगी, इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? एक वो शख्स जो 318 साल पहले इस दुनिया से जाकर कब्र में दफन हो गया, उसकी कब्र पर सियासत की जा रही है। औरंगजेब क्या सिर्फ एक बहाना है? दरअसल उन तमाम मुद्दों से देश को भटकाना है जिस पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे सकते हैं। लेकिन सवाल फिर यह भी है कि आखिर ये गंदा खेल कब तक चलता रहेगा इस देश में? जी शुक्रिया बुशरा जी। असल में जो पूरी की पूरी घटना हुई है वो घटना आरएसएस का हेडक्वार्टर और नितिन गडकरी जी का घर उसके एकदम आसपास में है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नागपुर के अंदर इस तरीके के हालात पहले कभी बने नहीं हैं। मतलब मैंने कई लोगों से दरखास्त की, पूछा उनसे, तो उन्होंने बताया कि 20-30 साल के अंदर तो नहीं, उसके पहले कुछ प्रयास हुआ था, लेकिन नागपुर के लोगों ने विफल कर दिया। नागपुर के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा ये जनरली देखना चाहिए ना, पॉपुलेशन लगभग 31 लाख,
10% उसके अंदर से मुस्लिम हैं, 15% बुद्धिस्ट हैं, 75% मोटे तौर पर मोरलेस हिंदू हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो है वहां पर एक सौहार्द लगातार कायम रहा है, लेकिन इस सौहार्द को बिगाड़ने का काम वो लोग लगातार कर रहे हैं जो केवल और केवल ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। और अभी जो चुनाव आपने जिक्र किया, जो चुनाव आने वाला है, उसके मद्देनजर वो पोलराइजेशन करना चाहते हैं। इसीलिए ये मामला, औरंगजेब वाला मामला निकाला गया। अब कोई एक कब्र तो है नहीं, तो कब्र तो पूरे देश भर के अंदर है। तो भाई कानून एक लेकर के आए थे, है ना, वो कानून तो एकदम साफ साफ था कि भाई किसी भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप को लेके कानून था, तो कायदे से तो ये है, अब जरूरत ये आ गई है कि कब्रों को भी स्टेटस को में रहने दिया जाए। इसके लिए भी कोई कानून लाना पड़ेगा। मैं उसकी मांग भी करता हूं, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो सिलसिला है, ये सत्ता के लिए, पावर के लिए, जो है कुर्सी के लिए, ये कहीं तक भी जा सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये मामला छेड़ने का काम किया है। कौन से वो लोग हैं जो इस पूरे मामले को छेड़ रहे हैं? भीमा कोरेगांव हुआ, जिन लोगों ने वहां पर दंगा फसाद कराने की कोशिश की थी, ये वो लोग हैं ना। आपने देखा एक बोटे जो है, उन्होंने क्या बयान दिया कि वो खाड़ देंगे, कार सेवकों को वो पूरे वहां से बुलाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो अभी तक एनएसए के अंदर बंद कर देना चाहिए था। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, इसको तुरंत बंद करना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। कोल्हापुर के अंदर भी इस तरीके की घटना हुई, राजापुर के अंदर घटना हुई, और राजापुर के ऊपर जो घटना हुई उसके ऊपर मैं वहां पर, एक हुसैन दलवई हैं, हम लोगों के मित्र हैं, मंत्री भी वहां रहे हैं, उनका मैं बयान देख रहा था। उन्होंने बताया कि ये वहां पर जो उत्सव होता है, उस उत्सव के अंदर एक टिपिकल किस्म का परंपरा है। देवी जो है वो लोगों के घरों में जाती है, भक्तों के घरों में लेके उन्हें जाया जाता है, और तमाम सारी जगहों पर जहां पर जो मुस्लिम फैमिलीज हैं, वहां से शुरुआत उसकी होती है। उन्होंने उसका बाकायदा पूरा जिक्र करने का काम किया है। तो मेरा मतलब ये है कि इस तरीके का सौहार्द का वातावरण जिस महाराष्ट्र के अंदर रहा है, उसे पूरे तरीके से बिगाड़ने का काम। अब कोई भी ये कहेगा कि आखिरकार सरकार तो उन्हीं की है। अगर ये सरकार जो है महाविकास अघाड़ी की होती है तो ये समझ में आ सकता था कि भाई ये पूरा माहौल क्यों खराब कर रहे हैं, इससे पॉलिटिकल क्या गेन करना चाहते हैं, फिर आगे के चुनाव की तैयारी ये कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार इनकी है तो फिर अंदरूनी तौर पर जो पावर पॉलिटिक्स है, इंटरनल जो पावर पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है कि इसकी भी एक कुछ ना कुछ तो भूमिका इसके अंदर जरूर होनी चाहिए। अब आ गए हैं विवेक देशपांडे जी, वो ज्यादा बेहतर ढंग से जो है वो बता सकते हैं कि क्या वहां की एक है। लेकिन मेरे को जो जानकारी है वो ये है कि किसी भी तरीके से जो है डिस्टेबलाइज करने का काम देवेंद्र फडणवीस को, जो लोग और दूसरे एस्पायरेंट थे चीफ मिनिस्टरशिप के, उनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो पूरी की पूरी परिस्थिति बनी है, ये पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इसके तार दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर भी अभी तलाश जारी है, तलाश अभी पूरी नहीं हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। तो वहां पे भी बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जो वो भी एस्पायर कर रहे हैं। यहाँ पर भी, वहां पर भी ये प्रयास कुछ लोग ये भी एक चला रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को भी यहाँ से ले जा करके वहां पर अध्यक्ष बनाने का काम कर दो। तमाम सारी बातें जो है उसमें कुछ गॉसिप भी हो सकती है, कुछ में तथ्य भी हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ चल रहा है। तो मेरा कहना ये है कि नंबर 1 ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स करने के लिए, नंबर 2 पार्टी के अंदर स्कोर सेटल करने के लिए जो कुछ सामने आ रहा है, वो कुछ हो रहा है, लेकिन ये पूरे महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए अनफॉर्चुनेट है। विशेष तौर पर तब जब हमारे प्रधानमंत्री जो जिस पॉडकास्ट का आपने जिक्र किया उसके अंदर जो है क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, एक सद्भाव की बात करते हैं, बुद्ध और गांधी के संदेश को लेकर के वो बात करते हैं, और उनके जो अपने एलाइज हैं, जो उनके अपने पार्टी के लोग या उनके आरएसएस के साथ में जुड़े हुए लोग जिसके वो कार्यकर्ता हैं, वो इस तरीके का जो है एक परिस्थिति पैदा करने का काम करते हैं। तो मैं तो एक इस चैनल के माध्यम से ये जरूर अपील करना चाहता हूं कि देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, फाइनली रहना तो आपको पड़ोसियों के साथ में ही है। जहां पर एक घटना हुई है उसके आसपास बजरंगियों का कुछ प्रभाव का वाला क्षेत्र भी है ना।
तो आप कहीं पर भी कुछ भी कर लीजिए, लेकिन रहना आपको वहीं है, वहां से कहीं हटाना। ये 10% जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन, ये नागपुर के अंदर जो है, इसको कोई रीलोकेट करने जाने वाला नहीं है, और इस तरीके की कोई बातचीत भी वहां पर कभी होती नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं, सिर्फ जी वे लोग जो अपने एक संकीर्ण हितों के लिए, राजनीतिक हितों के लिए, ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए वो इस तरीके के घटिया वारदातें कराते हैं। जी। बिल्कुल। राकेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ सवाल के साथ। एक क्विक कमेंट मैं विवेक जी से ले लूँ अपडेट के साथ। विवेक जी, आप तो उस शहर से आते हैं, आप तो वहीं के हैं। विवेक देशपांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट। विवेक जी, स्वागत आपका, और स्वागत के साथ मेरा सवाल कि ये सब कुछ जो हुआ है नागपुर में, आप उसको कैसे देख रहे हैं? एक वहां के शहरी होने के नाते भी, एक पत्रकार होने के नाते भी, क्या ये आपको पार्टी टसल का भी आपस में जो चल रही है, क्या उसका भी कोई आप नतीजा देख रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव तो हो चुके हैं, क्या बीएमसी के जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए किया जा रहा है, या देश भर में जिस तरह से सरकार घिरी हुई है पूरी तरीके से, उन तमाम मसलों से कैसे डाइवर्ट किया जाए उस लिए किया जा रहा है? क्या इतने भर तक इसे देखा जाए, या फिर आप इसमें एक बड़ी तस्वीर कुछ और देखते हैं? जी, बुशरा जी, किसी योजनाबद्ध तरीके से ही ये हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये सिर्फ नागपुर में हो रहा है ऐसा नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है। हमने रत्नागिरी में, राजापुर में देखा, हम बाकी जगह भी हम देख रहे हैं। जिस तरह से नीतीश राणे जैसे मंत्री, जिनको उनके इस तरह के बयानों के लिए तो अरेस्ट होनी चाहिए, मतलब वो बिल्कुल कानूनी तौर पर अरेस्ट की केस बनती है उनके खिलाफ। वो अगर इतने खुलेआम तरीके से बोलते हैं और टीवी चैनल्स पे बोलते हैं कि एक बार फिर से बोलूं, कितने बार बोलना है, बोलिए, मैं बोलता हूँ। इतनी हिम्मत के साथ वो अगर ये बोल रहे हैं, इसका मतलब इनकी योजना है, इनको ये करना ही है। और ये सिर्फ नागपुर में करना है ऐसा नहीं है, ये कोई नागपुर के इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है ऐसा मैं नहीं मानता। आपने चुनाव का उल्लेख किया, जो सारी जो स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज की, जिसमें बहुत सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल काउंसिल्स है, ये सारे चुनाव अभी आने वाले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में होने जा रहे हैं। 3 साल से ये इस पर रोक लगी है। कोई ओबीसी रिजर्वेशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हालांकि ओबीसी रिजर्वेशन को बाजू में रख के, वो मुद्दे को बाजू में रख के चुनाव लिया जा सकता है, फिर भी ये ले नहीं रहे, क्योंकि सारी सत्ता अपने हाथ में हथियाना चाहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा पूरे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल्स, वहां का कारोबार उनके हाथों से चल रहा है, और अंततः ये सरकार के हाथ से ही चल रहा है। तो ये सारा जो अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं, उससे इसका डायरेक्ट रिश्ता ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ये पूरे महाराष्ट्र में है। ये केवल नागपुर में होते, ये केवल मुंबई में होते तो मैं समझता कि भाई नागपुर सेंट्रिक ये कोई इवेंट है। ये पूरे महाराष्ट्र में, अभी तो ये जब से ये छावा फिल्म आई है, उसके बाद से इस विषय ने तूल पकड़ा है। और संभाजी को जिस तरह से औरंगजेब ने जिस तरह से उनको उन पर जुल्म ढाया, उसका एक माहौल बनाकर औरंगजेब के खिलाफ बात शुरू करके, एक विवाद शुरू करके, पुराने लिटरली जिसको बोलते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम ये बीजेपी और संघ का इकोसिस्टम कर रहा है। अब नागपुर में जो हुआ, देखिए, नागपुर में बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट की कोई परंपरा नहीं है। मतलब इस तरह का कोई घटनाएं, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई उसके बाद कुछ नागपुर में टेंशन हुआ था, और जब उसके बाद फिर जो एक नागपुर में थोड़ा सा टेंशन का माहौल था, वो 2006-07 में शायद, जब खैरलान जी का वो मैसेकर हुआ था एक फैमिली का, उसके बाद फिर एक दलित आउटरीच जो हुआ, उसमें भी नागपुर में थोड़ा टेंशन था। तो नागपुर में आमतौर पर कभी भी दंगे फसाद कभी भी नहीं होते, बावजूद इसके कि नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई, और आरएसएस की पूरी जो विषाक्त आइडियोलॉजी है, ये पूरी नागपुर में फैली फैली, यहाँ से उसका उगम है। उसके बावजूद देखिए, इतने 100 सालों से आरएसएस नागपुर में है। 90 साल तक, कम से कम 90 साल तक कांग्रेस का ये बेस्टियन रहा। ये बहुत रिमार्केबल बात है। जहां पर संघ का जन्म हुआ, और संघ 100 साल तक जहां से काम करता रहा, पूरे देश में अपना कारोबार चलाता रहा, जिस केंद्र से, वहां पर कांग्रेस का बोलबाला रहा। तो यहाँ की जनता जो है, वो कभी भी संघ के बहकावे में आई नहीं थी। लेकिन पिछले 10 साल से, जब से मोदी जी आए हैं, जब उन्होंने इस प्रोसेस को, हिंदुत्व के प्रोसेस को, और इस विष फैलाने के प्रोसेस को जब से उन्होंने कैटलाइज किया है, फास्ट फॉरवर्ड किया है,
तब से नागपुर में भी फर्क पड़ा है। और उसके बावजूद भी नागपुर में अभी तक पिछले 10 सालों से आपने देखा होगा नागपुर में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। किसी मुसलमान को पकड़ के सड़क पर मार देना या फिर हिंदू मुस्लिम जैसी बात नहीं हुई। तो क्यों नहीं हो रहा है नागपुर में? नागपुर में भी करना पड़ेगा। ये है इनकी जिद, और इस जिद के चलते इन्होंने ये एक औरंगजेब का बहाना बनाकर कल जो घटना नागपुर में सवेरे हुई उसमें ऐसा एक एलिगेशन है, अफवाह है या सच्चाई है ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा इस बात की हुई कि हिंदी एक जब औरंगजेब का पुतला जलाया गया उसके ऊपर एक चादर बिछाई थी हरे कलर की, उसमें कलमा लिखे हुए थे इसके कुरान के, और वो जल गई। तो उसके चलते मुस्लिम समाज जो है वो प्रक्षोभ वहां पर हुआ और वो सारे शाम के समय पे सड़क पर उतर आए, फिर पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके वगैरह, इस तरह की सारी जो घटनाक्रम जिस तरह से कल हुआ, तो ये चाहते ही थे कि इस तरह का कुछ वो रिएक्शन चाहते थे नागपुर के मुसलमानों से। नागपुर का मुसलमान जो इतने सालों से शांत बैठा था, ये चाहते थे कि क्यों शांत बैठा है, क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह से इन्होंने ये इंजीनियर किया, ये चाहते हैं कि ये हो। उसके बावजूद देखिए आप देवेंद्र फडणवीस की रिएक्शन देखिए और नितिन गडकरी की रिएक्शन देखिए। नितिन गडकरी ने जो अपील जारी किया है और देवेंद्र फडणवीस ने जो अपील जारी किया है उसमें फर्क है, अप्रोच में फर्क है। नितिन गडकरी का जो अप्रोच है वो ये कह रहे हैं कि वे शांति बनाए रखिए, इतने सालों की हमारी परंपरा है शांति की, ये बता रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जिसने इसमें गड़बड़ी की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो अप्रोच है दोनों का उसमें भी फर्क है। अब ये जो इलाका है ये गडकरी के घर के आसपास का इलाका है, संघ हेडक्वार्टर के आसपास का इलाका है। ये रेशिम बाग में इनका जो एक इंस्टॉलेशन है जहां पर इनके सारे वो महत्वपूर्ण प्रोग्राम होते हैं दशहरा वगैरह, उसके आसपास का ये पूरा एरिया है। तो वहां पर गडकरी का कॉन्स्टिट्यूंसी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ईस्ट नागपुर जो है वहां से गडकरी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, सबसे ज्यादा उनका मार्जिन जो होता है वो हमेशा ईस्ट नागपुर से जी। होता है और ये सारे इलाके ईस्ट नागपुर में आते हैं। तो गडकरी मुसलमानों के साथ में मेल मिलाप करने वाले एक नेता के रूप में जाने जाते हैं। वो खुद कहते भी है, कितना उनको दिल से अंदर से मुसलमानों के प्रति प्रेम है ये अपने आप में लोग इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ कभी भी कोई बात नहीं करते ऑन रिकॉर्ड। उनके दिल में क्या है, मुसलमानों के प्रति प्रेम है या बैर है या क्या है, ये अपने आप में अलग विषय हो सकता है। वो संघ के स्वयंसेवक इतने सालों से है तो मुसलमानों से वो प्यार कैसा कर सकते हैं, ये कोई पूछ सकता है। लेकिन बाहरी तौर पर उनका जो बर्ताव है वो मुसलमानों के प्रति सद्भाव का है। वो मोमिनपुरा में जाते हैं, वहां पर उनके लोग हैं, उनके समर्थक है, वो पॉपुलर है कुछ मुसलमानों के सेक्शंस में, उनके नजदीकी कार्यकर्ता कुछ मुसलमान हैं। तो ऐसे एरिया में अगर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उसका नुकसान तो गडकरी को होगा। तो क्या गडकरी को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य है इसके पीछे क्या है? ये मतलब बहुत सारे सवाल इस पे खड़े होते हैं। वो प्रवीण दटके जो वहां के सेंट्रल नागपुर के एमएलए है, वो ये कह रहे हैं कि पुलिस का फेल्योर है, वो कह रहे हैं कि पुलिस का इंटेलिजेंस फेल्योर है, और पुलिस ने इस बात को पुलिस को कैसा नहीं इस बात का पता चला कि बाहर से कुछ लोग लाए गए हैं नागपुर में और वो ये सब आगजनी और पथराव का काम कर रहे हैं। ये प्रवीण दटके कह रहे हैं तो सीधा निशाना तो फिर देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ही जाता है, क्योंकि गृह मंत्रालय तो उनके पास है, पुलिस तो उनकी निगरानी में काम करती है। तो क्या प्रवीण जी। दटके निशाना साध रहे हैं देवेंद्र फडणवीस पर? क्या हो रहा है? मतलब इंटरनल पार्टी डायनामिक्स भी यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये आज तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसमें गडकरी जी को नुकसान हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनको मुसलमानों के भी वोट मिलते हैं ऐसा उनका दावा है, पता नहीं कितने मिलते हैं, लेकिन जी। वो मुसलमानों से हमेशा प्रेम बनाए रखने की बात करते हैं। अब इस प्रकरण के बाद उनको नुकसान हो सकता है, तो क्या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ है? ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शंस जो नागपुर में भी होंगे, वो भी एक उसमें जरूर एंगल है, क्योंकि वो उस इलेक्शन में वो पोलराइजेशन का इफेक्ट चाहते हैं, तो वो ये करेंगे। उसके जी। बाद फिर आगे क्या है? तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो पहले 5 साल का उनका कंडक्ट देखिए, उसके बाद के 5 साल का उनका कंडक्ट देखिए। पहले 5 साल उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम और पोलराइजेशन और कम्युनलिज्म का प्रोग्राम नहीं चलाया। उसके बाद वाले 5 साल में उन्होंने ये कम्युनलिज्म वाला जो प्लैंक है वो उन्होंने पकड़ लिया है, और वो बहुत दिन ब दिन और ज्यादा विट्रियोलिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
तो ये जो है बीजेपी के अंदर जो कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म का एक कल्चर बन गया है। हर कोई ये दिखाना चाहता है कि मैं कितना ज्यादा कम्युनल हूँ, मैं कितना ज्यादा मुस्लिम हेट्रेड वाला हूँ। ये जो हर कोई दिखाना चाहता है ताकि उनको उस पोजीशन पर वो जा पाए जहां वो जिस पोजीशन पे वो जाना चाहते, ताकि वो नजर में आ जाए मोदी और शाह की कि ये अपना असली बंदा है, ये अपना असली सैनिक है। तो उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। गोडसे का महिमा मंडन करने वाले को रिवॉर्ड दिया जाता है। मुसलमानों के बारे में बुरी बातें कहने वाले को रिवॉर्ड दिया जाता है, टिकट दिया जाता है। तो उस कंपटीशन में कहीं देवेंद्र फडणवीस भी अभी आगे बढ़ गए हैं क्या? ये भी एक सवाल है। और 2029 के चलते आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी अभी आरएसएस की बहुत तारीफ कर रहे हैं। 10 साल तक उन्होंने आरएसएस का कभी नाम नहीं लिया, कभी क्रेडिट नहीं दिया। मराठी साहित्य सम्मेलन में पहली बार उन्होंने आरएसएस के बारे में बहुत खुलकर तारीफ की। और अभी रिसेंटली कल वो पॉडकास्ट जो हुआ फ्रीडमन का, उसमें भी आरएसएस की वो तारीफ कर रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं कह रहे कि जो कुछ भी आज है वो पूरी तरह से आरएसएस क्रेडिट, ऐसा नहीं कह रहे। आरएसएस से मैं बहुत सीखा हूँ, आरएसएस ने मेरे जीवन को आकार दिया है वगैरह, यहाँ तक बात कर रहे हैं। लेकिन जो मैं आरएसएस की वजह से प्रधानमंत्री पद पर मैं बैठ सका, ये वो आज तक भी नहीं कह रहे। जी। अब की बार वो जब आएंगे तो आरएसएस हेडक्वार्टर जाएंगे, ऐसी चर्चा है पहली बार इतने सालों में। तो 2029 का भी एक उसमें एक एंगल है। देखिए 2029 में फिर एक बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मोदी, और आरएसएस चाहता है कि कोई दूसरा बने, यंग डायनेमिक, अंग्रेजी जिसको आती है, जो स्वभाव अर्बेन है। और उस कंपटीशन में देवेंद्र फडणवीस बहुत आगे है। और देवेंद्र फडणवीस के बारे में नागपुर के संघ सर्कल में ये चर्चा ऑलरेडी लोग कर रहे हैं कि 2029 के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट देवेंद्र फडणवीस है। तो उनको भी तो हिंदुत्व के कसौटी पर खरा उतरना पड़ेगा, तभी तो जाकर 2029 में उनका नंबर लगेगा। गडकरी तो बाहर हो गए हैं, क्योंकि गडकरी तो भी 70 के ऊपर चले जाएंगे 2029 तक। तो अभी देवेंद्र फडणवीस को हिंदुत्व की कमान संभालनी है, और तभी जाकर 2029 में उनका नंबर प्रधानमंत्री पद के लिए लग सकता है। तो मुझे लगता है बहुत सारे उसमें एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा एक खेल यहाँ चल रहा है। और उसमें मुसलमानों को विक्टिमाइज करके ये सारे अपने जो एम्स है उसको अचीव करने का ये मुझे लगता है ये कवायद है। बुशरा जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली है। खासतौर पे आखिर में जो आपने बात बोली है वो बहुत मार्के की है, और वो सोचने वाली है कि ये सिर्फ जो दिखाया जा रहा है औरंगजेब के नाम पर वही नहीं, बल्कि जो अंदर खाने, जो उनकी अंदर पार्टी की जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, उसको भी आपने बहुत अच्छे से समझाया है। राकेश अचल जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, और इस सब के बाद फिर देश उसकी सियासत को और कहाँ जाते हुए आप देख रहे हैं, और खासतौर पे विपक्ष का रवैया आपको कैसा लगता है इन तमाम मुद्दों को लेकर? शुक्रिया बुशरा जी। देखिए, अभी दोनों साथियों ने बहुत गंभीर बात कही है, और मुझे लगता है नागपुर का जो घटनाक्रम है ये पूरे देश के लिए एक संकेत है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जातीय प्रभुत्व और धार्मिक समूहों के प्रभुत्व को बढ़ाने की एक सोची समझी साजिश चल रही है देश में। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी को या किसी दूसरे दल को 300 साल पुराने किसी मुगल सम्राट का नाम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती नहीं। औरंगजेब का आज की राजनीति से क्या लेना देना है, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन औरंगजेब के नाम से जिस तरीके से भाजपा शासित जितने जो राज्य हैं उनमें तो हो ही रहा है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए पिछले 10-11 साल से संघर्ष कर रही है, वहां भी ये कोशिश हो रही है कि जो हमारे देश का अल्पसंख्यक तबका है, खासतौर पर मुसलमान, और बाकी लोगों के बारे में भी ये बात होती है कि उनको भी आइसोलेट करने की कोशिश होती है। मणिपुर का जिक्र अभी ठाकरे साहब कर रहे थे, वहाँ दूसरा समुदाय अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यकों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो घृणा की नीति है या प्रेम की नीति है, ये अब बताने की जरूरत नहीं है। देश की जनता इस चीज को समझ रही है। लेकिन नागपुर के बहाने ये संकेत जरूर दे दिए गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी एक तरह से करो या मरो की स्थिति में आ गई है। उसे हिंदुत्व का जो नारा उसने दिया है, हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा दिया है, उसको अगर जरा भी शिथिल छोड़ा गया तो ये सत्ता उसके हाथ से चली जाएगी।
और वो किसी भी तौर पर बैसाखियां लगा करके तो सत्ता चला ली, अभी 1 साल तो होने को है, लेकिन आगे के 4 साल वो कैसे चलाएं इसके लिए जमीन बनाना बहुत जरूरी है। जहां तक सवाल है संघ का, तो देखिए संघ का अभी विवेक जी ने बहुत विस्तार से बात की। संघ का ये शताब्दी वर्ष है और इस शताब्दी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सत्ता में रहते हुए कोई बहुत बड़ा आयोजन इस देश में नहीं हुआ। डॉक्टर मोहन भागवत ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हम कोई ऐसा समारोह अलग से शताब्दी समारोह नहीं मना रहे। बावजूद इसके संघ की तैयारी वही है कि किसी भी सूरत में मोदी जी और शाह की जोड़ी जो हाथ से बाहर जा रही है उसको नियंत्रित किया जाए। उनके चेहरे पर जो हिंदुत्व का तमगा बन गया है और उसको वापस लेके किसी दूसरे चेहरे पर लगाया जाए, चाहे वो योगी हो, चाहे गडकरी हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस साहब हो, कोई भी हो। मतलब अब उन्हें उत्तराधिकारी की तलाश उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि देखिए 6 अप्रैल को, अभी जो 6 अप्रैल आने वाली है, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी 45 साल की होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के जितने भी प्रयास किए हैं पाने के, अटल जी के समय से लेके और अभी तक, वो मंदिर और मस्जिद के नाम पे ही किए हैं और उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली है और आगे के संकेत भी ऐसे ही है कि वो अपना रास्ता बदलने वाले नहीं है। उन्हें बिहार में जाके सीता माता का मंदिर बनाना है, बंगाल में जाके फिर से एक राम मंदिर नंदीग्राम में बनाना है। तो ये जब मंदिरों की बात चलेगी तो ऐसे में अब मस्जिद तो कोई बची नहीं ऐसी, सिवाय मथुरा को छोड़ के। संभल का मामला भी इनके हाथ से चला गया। होली के मौके पर जो कोशिश नागपुर में अभी हुई है, ये होली के मौके पर पूरे देश में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्पसंख्यक से हमारा जो समाज है देश का, उसने बड़ी हिकमत अमली से काम लिया और इनकी योजना को फेल कर दिया। लेकिन इनका मन तो भरा नहीं, इन्होंने वो जो प्रयोग पूरे देश में होना था वो नागपुर में करके दिखा दिया और संकेत दे दिया कि भाई हम तो अपने रास्ते से हटने वाले नहीं है। हमारे लिए तो अल्पसंख्यक आंख का कांटा है तो है और किरकिरी है तो है, हम इसको छोड़ने वाले नहीं है। अब औरंगजेब को लेकर के आप देखिए, औरंगजेब की बात जहां तक करती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में पहले भी रही है, गठबंधन की सरकार, तब इनको औरंगजेब याद नहीं आए, तब इनको संभाजी याद नहीं आए, अब याद आए। और अब याद ऐसे आए हैं कि जहां जहां इनकी सरकार है, खासतौर पर हम तो मध्य प्रदेश में देखा कि आज पूरे कैबिनेट ने बैठ के और ये छावा फिल्म देखी ताकि उनका भी थोड़ा बहुत खून खौलाया जाए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी काम नहीं कर रहे हैं। ये हरकतें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, ये होता ना कमर के नीचे बात करने वाला, शुरू से कर दिया है। आप देखिए धारा 370 हटी, बात बनी नहीं, जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक कश्मीर फाइल बनवा ली, एक फिल्म, और उसका प्रमोशन खुद माननीय प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। बाद में एक केरल फाइल भी बन गई, कुछ नहीं हो रहा। फिल्में एक तात्कालिक प्रभाव छोड़ने वाली चीजें हैं। हम तो ऐतिहासिक फिल्में बचपन से देखते आए हैं, एक से एक सुंदर फिल्म बनी है, लेकिन उसका जो मकसद था वो कभी भी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं था। हमें लोग इतिहास बताना चाहते थे, ऐतिहासिक फिल्में बनती थी, मुगले आजम जैसी फिल्मों का तो कोई तोड़ आज तक नहीं बन पाया, छापा तो कहीं लगती नहीं है। तो आप जानबूझ के लोगों के मन में हिंसा के बीज बोना चाहते हैं ताकि आपका जो भविष्य का रणनीति है, जो लक्ष्य है, उसे हासिल किया जा सके। तो मुझे लगता है कि नागपुर की घटना के बाद भी इनका ये लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो गई है। मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि अगर ये औरंगजेब की कब्र को खोद भी डाले तो भी इस देश पे कोई अब असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिरा करके इन्होंने देख लिया कि ये देश के टुकड़े नहीं हुए। जो लोग इस देश में रह रहे थे वो इसी देश में रह रहे हैं, चाहे वो कितने भी प्रताड़ित हुए हों। और इसी तरह से औरंगजेब की कब्र तो अब विवादास्पद नहीं है, बाबरी ढांचा तो विवादास्पद था, उससे लोगों की बहुत भावनाएं जुड़ी थी, हिंदुओं की भी और मुसलमानों की। औरंगजेब साहब की कब्र से यहाँ रहे या उखड़ के कहीं चली जाए, उनके पास उस पर कोई मुस्लिम समाज पे असर पड़ने वाला नहीं है, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने वाला, क्योंकि वो समझ चुके हैं ये हरकतें जानबूझ के की जा रही है, हरकत नहीं है, ये उनकी नजर में एक धार्मिक पाप है। अगर इस्लाम की दृष्टि से देखें, किसी कब्र को आप खोद रहे हैं तो और इरादतन खोद रहे हैं तो ये पाप कर रहे हैं, तो ये लोग मुसलमानों ने समझ लिया, तो वो तो भड़कने वाले नहीं है। लेकिन उन्हें भड़काने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से हो रही है।
मणिपुर का जिक्र, मणिपुर को महाराष्ट्र बनाने का जो बयान अभी छोटे उद्धव दे रहे थे वो थोड़ा हास्यास्पद है। मणिपुर और महाराष्ट्र में बहुत फर्क है। महाराष्ट्र एक बहुत सांस्कृतिक प्रदेश है और उसमें हर तरह के लोग हैं। वहाँ मणिपुर जैसे कोई दो समुदाय नहीं है, तो मणिपुर तो नहीं बनेगा, लेकिन महाराष्ट्र की आबो हवा को खराब करके ये दिल्ली की सत्ता पर लगातार अपना नियंत्रण करना चाहते हैं। जो स्थानीय निकायों के चुनाव उसमें ध्रुवीकरण की बहुत जरूरत होती नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर चुनाव होते हैं। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि वो मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, वो मुर्दों पर चुनाव लड़ेगी, वो कब्रों पर चुनाव लड़ेगी, वो मंदिरों पर चुनाव लड़ेगी। अब बात चूंकि सबकी समझ में आ गई है तो कोई भड़कने वाला है नहीं। और ये साजिश छाबा जैसी और 6 फिल्में बना लें, ये शाहजहां पे बना ले, ये अकबर पे बना ले, तैमूरलन पर बना ले, ये कुतुबुद्दीन ऐबक पर बना ले, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत समझदार मुसलमान है और उसने ये बात पिछले 76-77 साल में प्रमाणित की है। कभी देखिए इस देश में खालिस्तान की मांग एक बार जरूर गलती से उठी, लेकिन पृथक मुसलमानों के राष्ट्र की मांग किसी भी कोने से आज तक नहीं आई और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी नहीं आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है जितना सुकून से हिंदुस्तान में है उतना दुनिया का कोई मुसलमान नहीं है, चाहे वो पड़ोस का पाकिस्तान का मुसलमान हो चाहे बांग्लादेश का मुसलमान हो। तो नागपुर की घटना से थोड़ा चिंता जरूर होती है, लेकिन मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि ये दूर तक आग फैलेगी नहीं। जी बिल्कुल, आप कॉन्फिडेंट हैं कि दूर तक आग नहीं फैलेगी और हम ऐसी उम्मीद और आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। और ये ज़रूर है आपकी बात से मैं इस तरह से भी एग्री करती हूँ कि लगातार आप ये देखिए कि 11 साल से तो हम ये कह सकते हैं, हालाँकि इतिहास तो पुराना है, जब लगातार मुसलमानों को किसी न किसी मुद्दे पर उनको ट्रिगर करने की कोशिश की जाती रही है और इस हद तक उनको उकसाया जाता है कि वो कुछ न कुछ करने पे मजबूर हो जाएँ, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ताज़ा एग्ज़ाम्पल होली का है और मीडिया किस तरह से इन तमाम चीजों को हवा देता है। जो गिद्ध मीडिया है हवा ही नहीं देता बल्कि पूरी तरीके से परोसता है, इसमें शामिल होता है, इसी में उसकी पूरी की पूरी मिली भगत होती है और आखिरकार जो 1 महीने से लगातार औरंगजेब को लेकर वो कर रहे थे नागपुर में, उनको उस जो हो गया उसके बाद शायद थोड़ी शांति मिली हो। बहुत क्विक कमेंट क्योंकि वक्त की कमी है। आपसे डॉक्टर श्रीलम जी, क्या आपको लग रहा है अब ये मामला यहीं शांत हो जाएगा या आपको लग रहा है कि जो आग भड़काई गई है ये दूर तक जाएगी, क्या बिहार तक भी जा सकती है? देखिए कोशिश तो उनकी करते हैं, वो बिहार के लिए तो बागेश्वर बाबा का जो है अलॉटमेंट कर दिया है, वो वहां जाके अपना हिंदू राष्ट्र और क्या क्या बना रहे हैं। रविशंकर भी वहां पे घूम रहे हैं, है ना, महाराज बेंगलोर वाले, तो वो सब तो वहां लगे हुए हैं ड्यूटी के ऊपर, जो है वो अलग अलग चुनाव की ड्यूटी के ऊपर अलग अलग लोगों को ये लगा के रखते हैं। लेकिन मैं असल में कितने धैर्य की परीक्षा लेंगे, ये वाली बात भी मैं जरूर कहना चाहता हूँ ना। ये एक बहुत आसान है ना, कि भाई मुसलमान जो है वो बहुत सहनशील है और सद्भाव रखता है, और लेकिन आप कितनी मतलब परीक्षा किस स्तर तक की आप लेंगे, और जिस तरीके का सब कुछ चल रहा है, मतलब उसकी प्रतिक्रिया ठीक है नहीं हुई है, लेकिन आज नहीं तो कल होने वाली है। इसमें कहीं कोई मतलब मेरे दिमाग में कुछ स्पष्ट नहीं है ना, क्योंकि मैं तो इस बात को अच्छे तरीके से जानता हूं कि इतना कॉर्नर करोगे आप। आपने जब आदिवासियों को पूरा कॉर्नर किया और वो अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई को लड़ रहे थे, है ना, तो आपने उन्हें माओवादी बता दिया, है ना। अब आप मारते चले जाओ, मारते चले जाने से बात खत्म थोड़ी हो जाएगी, है ना। या जो लोग ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, चाहे कश्मीर में कर रहे हो चाहे पंजाब के अंदर कर रहे हो, आपने पूरी की पूरी जनरेशन खत्म कर दी, तो क्या मुद्दा खत्म हो जाएगा क्या, है ना। आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो कुछ किया, गांव के गांव चला दिए, सब कुछ रिकॉर्ड। मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा कहना यह है कि परीक्षा बहुत ज्यादा नहीं ली जानी चाहिए। और मेरा कहना यह है, अभी तुषार गांधी जो है उनके साथ मेरी बातचीत हुई, तो उनके साथ में जो केरल के अंदर हुआ, केरल के अंदर आरएसएस के लोगों ने जा करके उन्होंने कहा भाई सवाल जवाब कर लो, मैं सब चीज का जवाब दूंगा। उन्होंने घेर लिया, आगे नहीं बढ़ने देने की बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिंदगी भर घूमता रहा, मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ। और फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने तो ये प्रण लिया हुआ है कि मैं तो बिल्कुल डायरेक्टली बोलूंगा कि सबसे बड़ा वैश्विला संगठन आरएसएस है, जहर फैलाने वाला संगठन है, चाहे मेरे साथ में कुछ भी हो जाए। उनसे ये वाली बात भी हुई कि भाई गांधी जी के को 6 अटेम्प्ट के बाद में उन्होंने करी दी हत्या,
तो आपके को भी जो है सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम तो पूरा तरीके से तैयार हैं। मेरा कहना ये है कि नफरत के खिलाफ में जो एक पूरी यात्रा हुई थी और मोहब्बत की दुकान वाली बात हुई थी, मुझे लगता है कि बहुत गहरे स्तर के ऊपर कि कुछ भी हो जाए लेकिन उसका एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो ना जाए, इसके लिए बहुत सारा काम ग्राउंड लेवल पे करना पड़ेगा। ये काम सामाजिक संगठन करें, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस करें, या राष्ट्र सेवा दल जैसे संगठन है समाजवादियों के, वो लोग करें, कोई भी करे, लेकिन ये काम तो करना ही पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए नागपुर के आसपास की जो पूरी स्थिति है उसको देखिए आप, है ना। आज ही की शायद आप ही के यहाँ की लोकमत की खबर है विवेक जी, है ना, कि 24 साल के अंदर जो है 49,000 किसानों ने आत्महत्या की है ना। 6,000 से ज्यादा तो अकेले यवतमाल के हैं, और फिर एक एक जिले के अंदर, ये बगल के वर्धा के जो है 3,500 से ज्यादा है। मतलब आप ये सोचिए, तो इशू तो ये है वहां पर, और इशू तो ये है कि भाई आप जो है हेल्थ के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, आज जो पार्लियामेंट के अंदर डीएमके के सांसद ने रखा कि आप हेल्थ के अंदर जो है वो 1.2% खर्च कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर 3%, 4%, 5% तक खर्च हो रहा है। एजुकेशन आप पूरे प्राइवेटाइज कर रहे हैं। बेरोजगारी जो है वो जिस तरीके से चरम के ऊपर है, जिसका मामला जो है प्रियंका जो है उन्होंने उठाया भी, और या राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई आप जब कुंभ के अंदर गए थे, आपने श्रद्धांजलि देना चाहिए थी, और आपको ये सवाल, आपको युवाओं को भी जो है वहां पर उनके सवालों पे आप क्या कर रहे हैं ये भी आपको बताना चाहिए था। तो मेरा कहना ये है कि केवल ये मान करके नहीं छोड़ा जा सकता कि कुछ नहीं होगा और लोग धैर्य बना करके लोग रखने वाले हैं। आपको मालूम है, आपने ओवैसी ने क्या बोला है? ओवैसी ने कहा कि भाई वो जमाना चला गया कि विभाजन हुआ और हम लोग भाग के चले गए, अभी भाग के जाने वाले नहीं हैं, है ना। और ये बात सही भी है ना, कि भाग के जाने की बात जो है सोचनी भी नहीं चाहिए। किसी ने अभी तक नहीं किया है, नहीं कहा है, ये भी एक बड़ी बात है और इस बात को एक्नॉलेज करना चाहिए, है ना। जो लोग, जो मुसलमान जब उनका एक तरीके से तथाकथित जिन्ना जो है उनका अपना घर बना रहे थे, अपना देश बना रहे थे, तो जो मुसलमान इस देश में रह गए वो ज्यादा देशभक्त थे। उन्होंने जिन्ना पे विश्वास नहीं किया, उन्होंने गांधी पे विश्वास किया, मौलाना आजाद के ऊपर विश्वास किया, जवाहरलाल नेहरू पे विश्वास किया, डॉक्टर लोहिया और जेपी के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। और उनको आप बाबर से आपने शुरू किया था, है ना। बाबरी मस्जिद को गिरा करके तो राम मंदिर बनाने की बात की, उससे आप 2 से लेकर के आप फिर अभी 240 आए, लेकिन आगे भी आप पहुंच गए थे, है ना। तो मेरा कहना, अब उन्हें लगता है कि अब ये जो 850 वाला जो नया प्रपंच कर रहे हैं संगोल रखने के बाद में और नई पार्लियामेंट बनाने के बाद में, तो मुझे लगता है कि उसकी तैयारी वो कर रहे हैं कि अब 850 वाला हो जाएगा, डिलिमिटेशन वाला हो जाएगा, तो भले ही जो है हो जाए कि भाई यहाँ की सीटें ज्यादा हो जाएंगी, नॉर्थ की जो है साउथ की वो कम कर देंगे, लेकिन मामला तो मेजॉरिटी के लिए आपको चाहिए ही पड़ेगा। तो वो जो एक फॉर्मूला जानते हैं, उसी फॉर्मूले के ऊपर वो काम करते हैं। तो मेरा तो एक और कहना है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको संज्ञान लेना चाहिए, और ये जो राणे जैसे लोग, जो तमाम सारे जो मिनिस्टर्स हैं या जनप्रतिनिधि हैं विशेष तौर पर, जो हेट स्पीच कर रहे हैं, इनकी सो मोटो गिरफ्तारी की बात जो है कहीं ना कहीं पर इसको लेकर के एक्ट करना पड़ेगा। हमारी न्यायपालिका अगर चुप रहेगी तो इस लोकतंत्र को और संविधान को कौन बचाएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है। जो कोर्ट्स हैं वो आखिर क्यों खामोश हैं, ये भी एक सवाल है। क्या इस तरह के बयानों को या औरंगजेब को लेकर जिस तरह की तमाम ये सियासत हो रही है, क्या इस पर सू मोटो नहीं लिया जा सकता था? टी राजा और नीतीश राणे जैसे जो लोग हैं, जो जहरीले बयान जो हैं वो टीवी चैनल्स पर बैठकर, मीडिया में बाइट देकर, मंचों से जो लगातार दे रहे हैं, क्या उस पर अब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन सवाल तो ये भी है फिर, आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी मैं विवेक जी, कि फिर आखिर ये आग थमेगी कब? ये तो इनके पास हर कुछ दिन बाद किसी ना किसी मुद्दे को उठाकर, पहले बाबर था, अब औरंगजेब है, फिर किसी और को ले आएंगे, फिर किसी और को ले आएंगे, फिर कोई फिल्म बनेगी, फिर उससे माहौल भड़काया जाएगा और फिर उसका शिकार फिर से मुसलमान होंगे। यानी कि कोई ना कोई उनके पास ऐसा मुद्दा होगा जहां मुसलमानों को दुश्मन, उनके जरिए मुसलमानों को वहशी, दरिंदा, इस तरह की तमाम चीजें उनको बताते रहे, क्योंकि औरंगजेब के जरिए क्या जा रहा है? यही तो किया जा रहा है कि औरंगजेब यानी कि वो मुसलमान क्या कि वो दरिंदे होते हैं, जुल्म होते हैं। देखिए जुल्म किया, क्या कुछ किया, हमारे जो हीरो थे उनके साथ, यही सब करने की कोशिश तो है, और इसी के जरिए भावनाएं भड़काने की कोशिश। नहीं मिश्रा जी, ये थमेगा कब, ये सवाल बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना। जब तक ये लोग हैं
वो शोले फिल्म का मुझे वो सीन याद आता है। हालांकि वो एग्जैक्टली कंपेरेबल नहीं है, लेकिन कब तक जिएंगे हम और कब तक जियोगे तुम, ऐसा वो ठाकुर से पूछता है गांव वाला, जब तक ये दोनों इस गांव में है, ऐसा वो बोलते हैं। वो दोनों तो अच्छे रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो दोनों हैं वो वो जब तक हमारे देश में है तब तक ये चलता रहेगा कम से कम। वो उनके बाद भी चलता रहेगा, क्योंकि एक गोडसे था 1948 में, लेकिन उस समय गांधी का इन्फ्लुएंस इतना जबरदस्त था कि बाकी लोग छुप गए घरों में। लेकिन आज 70-80 साल के बाद गांधी का इन्फ्लुएंस इतना कम हो गया, जिसके जो कांग्रेस का पाप है। गांधी को जीवित रखने में कांग्रेस ने कोई कोशिश नहीं की, और गांधी के विचारों को जीवित रखने की कांग्रेस ने कोई कोशिश नहीं की। इसके चलते आरएसएस का विचार जो है वो धीरे धीरे उसका विष जो है वो फैलते गया। तो ये 70 साल के बाद अब इनके हर घर से गोडसे की आवाज आ रही है। हर घर से गोडसे की आवाज आ रही है, और वो बहुत खुले तौर पर गोडसे की तारीफ कर रहे हैं। तो ये गोडसे बनाने की फैक्ट्री ही थी पहले से ही। कहते हैं कि हम मनुष्य बनाने का काम करते हैं, संघ में मनुष्य निर्माण का काम होता है। तो लेकिन बनते हैं सारे गोडसे। तो ये अभी इनके हर घर में जो गोडसे पैदा हो गए हैं, इनका क्या किया जाए, इनका बंदोबस्त कौन करेगा? तो फिर एक बार समाज में वापस जाना होगा उन सारे लोगों को जो उस तरह की भारत की परिकल्पना को मानते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को जो कल्पना दी थी, उस कल्पना का जो भारत है उसको साकार करने के लिए फिर एक बार जनता के पास जाने की ऐसे सारे लोगों ने कोशिश करना जरूरी है। लेकिन क्या उस तरह की कोशिश हो रही है? एक दो भारत जोड़ो यात्रा निकालने से नहीं होगा, ये कंसिस्टेंटली ये एफर्ट होना चाहिए, समाज के अंदर जाना होगा, और ये सारे जो गोडसे हैं इनको डिफैंग करना होगा, इनको समाज को इनसे डिटॉक्सिकेट करना होगा, वरना ये सत्ता में तो बने रहेंगे, क्योंकि इनके पास मसल पावर है, मनी पावर है, किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं मानते। सारे जो जुडिशरी जो है वो पूरी तरह से सरेंडर हो चुकी है, इस तरह का चित्र है। तो ये लड़ाई केवल सड़क पर लड़ी जा सकती है, या फिर समाज में जाकर लड़ी जा सकती है। न हम सड़क पर आने के लिए तैयार है, न हम समाज में आने के लिए तैयार है, तो फिर तो इनका चलता ही रहेगा 30-40-50 साल जब तक इनके पास सत्ता है, जब तक इनके पास ये सारे इलीजिटिमेट पावर्स है, वो इनकी सत्ता चलती रहेगी। तो दूसरी जो बाजू है, हमारे जैसे जो लोग हैं जो उस तरह के भारत को नहीं चाहते, जब तक हम उसका जवाब खुद होकर अपोजिशन पार्टीज क्या कर रही है हमको पता है, वो तो कुछ नहीं कर रही है। इवन कांग्रेस की जो राहुल गांधी कहते हैं कि 50 साल की लड़ाई है, 50 साल की लड़ाई, 50 साल 50 साल में ये देश का क्या कर बैठेंगे? 50 साल की लड़ाई नहीं है, इसको तो 10 साल में खत्म करना है, उसके लिए कोशिश करनी है, लेकिन वो कोशिश होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर वो नहीं होगी तो ये आने वाले 50 साल तक इसी तरह से राज करते रहेंगे, वरना फिर आपको सड़क पर आना होगा। लेकिन सड़क की भी लड़ाई उतनी आसान नहीं है, इसलिए कि जब अन्ना हजारे का मूवमेंट था तब लोग सड़क पर आए थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई सड़क पर नहीं आया। दूसरी तरफ से कांग्रेस के वर्कर सड़क पे आके उन लोगों से नहीं लड़े थे जो अन्ना हजारे की मूवमेंट में शामिल हुए थे, या फिर किसी भी तरह की मूवमेंट्स में इससे पहले जिस भारत में जितनी भी मूवमेंट हुई, उनके खिलाफ सत्ताधारियों के जो समर्थक है वो कभी सड़क पर नहीं है। कल अगर हम सड़क पर आते हैं इनके खिलाफ लड़ने के लिए, तो इनकी जो टोलियां है जो इन्होंने तैयार करके रखी है, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वो भी सड़क पर उतरेंगे, और फिर सड़क पर होगा कत्लेआम। तो ये सड़क की लड़ाई भी बहुत मुश्किल है, कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई को तो छोड़ ही दीजिए आप। इतनी मुश्किल स्थिति में देश को इन्होंने ला रखा है। अब सारे जो हमारे जैसे लोग हैं उनको ये सोचना होगा कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, पर उनको मुझे लगता है कि वो कोशिश नहीं हो रही पूरी तरह से जिस तरह से होनी चाहिए। बुशरा जी। जी, बिल्कुल। बहुत आपने महत्वपूर्ण बातें कही कि आखिर फिर इसका इलाज क्या है और कैसा किया जाना चाहिए। आज भी मैं देख रही थी कि जब प्रियंका गांधी से सवाल पूछा जा रहा था नागपुर को लेकर, तो वो उसे अवॉइड करती हुई नज़र आ रही थी। उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि उनको जवाब देना चाहिए था। उनकी ये ज़िम्मेदारी है, उनको अपनी बात को रखना चाहिए था कि राहुल गांधी कुंभ की आस्था की वो बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी नागपुर को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं की, और ये सिर्फ उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। लेकिन उसको आप क्योंकि मोहब्बत की बात करते हैं, आप मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो आपको इस पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। क्या आपको भी ये लगता है
राकेश अचल जी, संक्षेप में, वक्त की कमी, आपसे जानना चाहूंगी कि विपक्ष का जो रवैया इस पूरे मुद्दे, इस पूरी कंट्रोवर्सी पर होना चाहिए था, क्या आपको वो जिम्मेदार विपक्ष आपको नजर आया? क्योंकि महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो शिवसेना का अगर बयान देखें तो उनके बयान में और बीजेपी के बयान में आपको बहुत फर्क नजर नहीं आएगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस ने भी बात रखी, लेकिन जिस तरह से उन्हें रखनी चाहिए थी वो चीजें हमें नहीं देखने के लिए मिली। क्या इस सब से बल नहीं मिलता इन लोगों को कि डर की जो हम सियासत कर रहे हैं, वोट बैंक की जो हम सियासत कर रहे हैं बीजेपी, उसमें उन्हें कामयाबी मिल रही है? बुशरा जी, देखिए, वोट बैंक की सियासत कोई नई नहीं है, इस देश में बरसों से हो रही है। लेकिन जब जहां तक बात विपक्ष की भूमिका की है, तो निश्चित तौर पर मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। लेकिन विपक्ष हाथ पर हाथ रख के बैठा हो दिखाई दे, ऐसा भी नहीं लगता है। सवाल यही है जो अभी संकेत विवेक जी ने दिया कि इस देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा है कि बड़े बड़े देशों ने गृह युद्ध की विभीषिका को झेला है, छोटे छोटों ने तो झेला ही है। हमारे बगल में चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, लगातार यहाँ गृह युद्ध होते रहे हैं। लेकिन खुशकिस्मत है हिंदुस्तान के, अभी तक यहाँ आजादी के बाद से कोई गृह युद्ध नहीं हुआ है। और अब जो कोशिश है वो यही कोशिश है कि एक बार गृह युद्ध हो जाए, ताकि जो लक्ष्य बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उसको हासिल किया जा सके। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि मैं ना उम्मीद नहीं हूं। भले ही इस देश में जो हमारी, जिनको हम कहते हैं ना स्टेट्स एजेंसीज, वो नाकारा हो गई हो या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हो। खासतौर पर अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बात की अदालत की, तो माननीय अदालतें माननीय बनी हैं, निर्देश देती हैं। सीबीआई संजीव खन्ना हो, चाहे दीपांकर दत्ता साहब हो, चाहे जोसेफ साहब हो, चाहे और कोई हो, सब हर बार हेट स्पीच का जब मामला आता है तो कहते हैं कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर कभी कहते थे कि हमारे पास कोई कानून नहीं है, और कभी निर्देश देते हैं कि सरकारें स्लो मोटो इस तरह की घटनाओं पर कार्रवाई करें। लेकिन जब सरकार खुद ही पार्टी हो तो कार्रवाई कौन करेगा? ऐसे में निश्चित तौर पर अब जिम्मेदारी राजनीतिक दलों के कंधों पर तो है ही, विपक्ष के, लेकिन अब जनता के कंधों पर है। जनता आएगी सड़क पर, तभी इस समस्या से निजात मिलेगी इस मुल्क को। और मुझे लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं है। इनकी भी अब इंतहा हो चुकी है गड़बड़ी की, तो बहुत जल्दी हम एक छोटे मोटे गृह युद्ध का सामना तो करेंगे, लेकिन इस जहर को जड़ से निकालने में हमारी कामयाबी शायद जल्दी मिल जाए। जी जी, बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है, हम ये कामना करेंगे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन इसका अंत कैसे होगा ये तो सवाल हर किसी के जहन में आता है, क्योंकि हर कुछ दिन के बाद कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा, और हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने अपना पिट्ठू बना रखा है, चुनाव आयोग उनके साथ एक तरह से पार्टी बना हुआ है, और फिर एक के बाद एक उनको जिस तरह से कामयाबी मिल रही है राज्यों में, तीसरी बार वो केंद्र में सत्ता उन्होंने हासिल कर ली है, और पूरी तरीके से उनके हौसले बुलंद है। वो जिसको चाहते हैं, जिसके घर चाहते हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी को भेज देते हैं, फाइलें निकलवाते हैं, सीडी निकलवाते हैं, और फिर उसके बाद उनकी आवाजों को बंद कर दिया जाता है। ये सब हम देख रहे हैं, और उस सब के बाद ये सब कुछ जो आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, विवेक जी आपका, सुनीलम जी आपका और राकेश जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।